अब ये वाला श्लोक है, ये मृच्छकटिकम से लिया गया है। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रतो अभि नेश्वरैर्गुणः समः। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पुरुष से मतलब यहाँ इंसान से है, मनुष्य से है, कि मनुष्य को सदैव जो है वो गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। आप देख रहे हैं कई जगह पे तबियत प्रत्यय आया, ये मैं आप सबको पढ़ा चुकी हूँ। तबियत प्रत्यय यहाँ पे कई जगह आया, तबियत मतलब चाहिए, योग्य अर्थ में लगता है। तो यहाँ पे है कि व्यक्ति को पुरुष से मतलब पर्टिकुलर मेल फीमेल वाली बात नहीं है, मेल से मतलब नहीं है यहाँ पे इसका आशय है मनुष्य से। मनुष्य को सदैव क्या करना चाहिए, जो उनका प्रयास होना चाहिए वो गुणों में ही होना चाहिए, यानी उनको गुणों को प्राप्त करने में ही उनको प्रयास करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं गुण, अब इसको उन्होंने इस बात से पुष्ट किया है कि गुण युक्तो मतलब तुलना की है कि यदि कोई व्यक्ति गुण युक्त है लेकिन दरिद्र है, मतलब गरीब है लेकिन वो गुणों की खान है, गुणों से भरपूर है उसमें गुण, तो वो जो है उसके सामने इसके ठीक उल्टा क्या है कि कोई व्यक्ति धनवान तो बहुत है, बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन उसमें गुण नहीं है, तो वो उसके सामने कुछ नहीं है। उसकी तुलना में कौन श्रेष्ठ है, गरीब व्यक्ति श्रेष्ठ है यदि उसमें गुण है, गुणों से युक्त है। और लेकिन उसके सामने कोई यदि धनवान है और वो धनवान तो है लेकिन वो गुण उसमें एक भी नहीं है, वो गुणों से हीन है, तो ऐसे धनी व्यक्ति के सामने वह दरिद्र अधिक श्रेष्ठ है, जो कि भले ही दरिद्र है, गरीब है, लेकिन गुणों से भरपूर है, गुणों से युक्त है। तो इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सदैव गुणों में ही अपना प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। आ गया होगा समझ में। अब बेटा ये जो अगला श्लोक है ये है नीति शतकम से, भर्तृहरि का है ये। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने सज्जन जो अच्छे व्यक्ति की मतलब मित्रता और बुरे व्यक्ति की मित्रता से की तुलना करी है, या एक बताया है उदाहरण के द्वारा कि जो सज्जनों की मित्रता होती है, जो खल यानी दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनकी मित्रता किसके समान होती है, वो तो होती है दिन की पूर्वार्ध छाया के समय। जैसे जब हमारा दिन होता है प्रारंभ, तो उसमें जो दिन का पूर्वार्ध होता है 12 बजे से पहले का टाइम, तो उसमें जो छाया होती है व्यक्ति की वो कैसी होती है, शुरू में तो वो बड़ी दिखती है लेकिन धीरे धीरे वो घटती चली जाती है। तो ठीक उससे किसकी तुलना की है, दिन के पूर्वार्ध की छाया से किसकी तुलना की गई है, खल यानी दुष्ट व्यक्ति की। तो उनकी जो दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता होती है वो शुरू में तो आपको बहुत गाढ़ी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत बड़ी लगेगी कि बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो घटती चली जाएगी। उसमें आपको सब उसकी पोल मतलब पता चलती जाएगी कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये हमारा हितैषी नहीं, ये सच्चा मित्र नहीं है। जबकि इसके ठीक उल्टा क्या होता है, जो सज्जना नाम होते हैं, जो अच्छे व्यक्तियों की मित्रता होती है, मैत्री होती है, वो जो होती है दिन के अपराह्न की, यानी कि 12 बजे के बाद की छाया आप नोटिस कीजिए तो क्या होती है, वो शुरू में कम दिखेगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो इसी तरीके से सज्जनों की जो मैत्री होती है वो शुरू में हो सकता है आपको इतनी मीठी मीठी बातें ना करे, आपको उसकी कुछ बातें बुरी भी लगें, क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है वो क्या करता है, अगर आप में कुछ दोष हुई हैं तो वो आपको वो बताएगा, क्योंकि वो आपका सच्चा हितैषी है। वो आपकी चापलूसी नहीं करेगा कि बस ऐसी बात बोलूं जो इसको केवल अच्छी लगे, बुरी ना लगे, ऐसे नहीं करेगा। तो शुरू में आपको बुरा लग सकता है लेकिन धीरे धीरे वो आपको उसकी दोस्ती मैत्री में प्रगाढ़ता आती चली जाएगी, गाढ़ी होती चली जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, तुलना की गई है, जो सज्जनों की मैत्री है उसकी तुलना जो है वो अपराह्न की छाया के बताया है, जैसे वो वृद्धि को प्राप्त हो जाती है जो दिन के बाद की होती है ना, बाद वाली जो है वो वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, लेकिन जबकि जो वो होती है वो क्षण क्षण में मतलब धीरे धीरे क्रमशः क्या होती है, शुरू में तो वो बड़ी लगती है, उर्वी मतलब बड़ी लगेगी, आरंभ में आपको बड़ी लगेगी, लेकिन क्रमशः धीरे धीरे वो क्षीण होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और जबकि जो उन लोगों की मैत्री है
सज्जनों की, वो शुरू में लघवी छोटी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वो वृद्धि को प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब है आपका अगला श्लोक, ये है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालः सह विप्रयोगः। ये बेटा किससे है? भामिनी विलास से है संकलित। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है जो हंस होते हैं वो जहाँ कहीं भी जाते हैं, महिमंडल मंडनाए, पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएं, हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, लेकिन इसमें हानि किसकी होती है? उन सरोवरों की होती है, उस तालाब की होती है जिनसे मरालय मतलब वही हंसों का वियोग होता है। कहने का आशय ये है कि जो यहाँ पे एक तरीके से हंस से आप एक अच्छे व्यक्ति, एक संस्कारी, एक सद्गुणी व्यक्ति से तुलना की गई है कि जो गुणों से युक्त व्यक्ति होता है वो एक हंस के समान है। जैसे हंस होता है वो जहाँ रहता है उस जगह को शोभित करता है, शोभायमान करता है। तो जब तक वो सरोवर में रहता है तो वो सरोवर की शोभा को बढ़ाता है, लेकिन जब कहीं वो इसी तरीके से जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो सद्गुणी व्यक्ति होता है, वो दुनिया में कहीं जब जाता है, अब वो एक ही जगह की शोभा थोड़ा ना बढ़ाएगा, वो जहाँ कहीं पृथ्वी की और शोभा को बढ़ाने के लिए जाएगा, जहाँ कहीं यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं भी जाए तो वो क्या करता है? शोभा को बढ़ाता है। लेकिन इसमें नुकसान किसका होता है? हानिस्तु, हानि किसकी होती है? उस सरोवर की होती है जिस स्थान को वह सद्गुणी व्यक्ति छोड़कर जाता है। अब हंस तो सरोवर में रहेगा इसलिए सरोवर की कहा गया है, लेकिन इसका भाव ये है कि उसी प्रकार से जो सद्गुणी व्यक्ति होता है वो जिस जगह को छोड़कर जाता है उस स्थान की तो हानि होती है, और लेकिन जो कहीं और की शोभा को बढ़ाने के लिए जब वो जाता है, तो ये भी मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। भावार्थ इसका मैंने आपको बता दिया। बाकी शब्दों में अगर आप देखते हैं तो यही बताया गया है कि जहाँ कहीं भी, कौन? हंस जो होते हैं, जहाँ कहीं भी जाएं, किसकी? महिमंडल मंडनाएं, पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए, लेकिन हानिस तो तेषाम ही सरोवराण की, तो उसमें हानि किसकी होती है? उन सरोवरों की ही होती है जिनसे मरालों का यानी हंसों के साथ जिनका विप्रयोग होता है, जिनका विप्रयोग होता है। ठीक है, अब आपका अंतिम श्लोक है, गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वादितोयः प्रवहन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। यहाँ पे कह रहे हैं जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, लेकिन वही गुण जब किसी निर्गुण व्यक्ति, किसी अवगुणी व्यक्ति को प्राप्त करते हैं तो वे ही क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। गुणों की कीमत कहाँ तक होगी? जब तक वो किसी गुणी व्यक्ति में होंगे। जब वे ही किसी अवगुणी व्यक्ति को प्राप्त करते हैं, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, भवन्ति दोषा, वो दोष हो जाते हैं। फिर इस चीज़ की तुलना, संस्कृत में परंपरा है कि हर चीज़ को एक उदाहरण के द्वारा वो पुष्ट करते हैं। अब इसकी तुलना उन्होंने ये की है कि आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्या, जो नदियाँ होती हैं वो स्वादिष्ट जल को लेकर प्रवाहित होती हैं, यानी कि नदियों में जो जल होता है वो क्या होता है? बड़े ही स्वादिष्ट मधुर जल होता है। लेकिन समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेह, लेकिन वही जल जब समुद्रों को प्राप्त करके क्या हो जाता है? भवन्ति मतलब हो जाता है, अपेह माने ना पीने योग्य, वो पीने योग्य नहीं रहता। आपको भी पता होगी ये बात कि समुद्र का जल खारा होता है, तो वो मीठा जल भी जब समुद्रों को प्राप्त करके नदियों का कैसा होता है? मधुर होता है, स्वादिष्ट जल होता है। आस्वाद्य तोया मतलब जल, तो जो स्वादिष्ट जल होता है नदियों में नदियाँ तो उसे प्रवाहित होती हैं स्वादिष्ट जल को लेकर, तब तक वो पीने योग्य रहता है, स्वादिष्ट रहता है। लेकिन वही जल जब समुद्रों को प्राप्त कर लेता है तो वही अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता। ठीक है, तो वही बात वो कह रहे हैं कि जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्ति में तो गुण होते हैं, लेकिन जब वही किसी अवगुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं।